जब आप मेरी डिशेस पसंद नहीं करते और ना ही टेस्ट करते हैं, फिर मुझसे क्यों फालतू की मेहनत करवा रहे हैं? रोज़ की तरह उसका किया गया सवाल आज फिर दोहराया गया। वो आज फिश फ्राई कर रही थी और उसे पता था कि रोज़ की तरह वो ऐसे ही पड़ी होगी या मुस्कान टेस्ट करके उसे पास फेल का बताएगी। तभी चिढ़कर कुछ गुस्से से बोली, मुझे कंफर्म नहीं कि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा कि नहीं। तभी मैं चाहता हूँ उनकी माँ के हाथ का खाना भी हो, शायद वो पसंद आ जाए। क्या जवाब था? होरूलैन के लिए वो मुंह खोले सूख चेहरे से साकित खड़ी रह गई। उसकी हिम्मत न हुई कि ये पूछ सके, किसके, कौन से बच्चे, कहाँ के बच्चे। उसे अपने गालों की तपिश से महसूस हो रहा था कि उसके गाल तप गए हैं और हाथ भी कांपने लगे हों। वो बेशर्म था, जानती थी कभी भी कोई भी जसारत कर देता, पर इतना बेबाक होगा ये उसे अंदाज़ा नहीं था। उसके अनोखे जवाब के बाद हूर ने फिर जैसे अपने मुंह पर टेप लगा लिया और साहिर की नजरें भटक भटक कर उसके फूले नरम गुलाब जैसे रुखसारों पर जाती। उसका दिल कर रहा था अपनी उंगलियों के बोर से छू ले, पर उसे सोच में देखकर वो कोई जसारत न कर पाया। खाना बनाने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे, साथ मुस्कान और आरिफ भी थे और खुशगवार माहौल में डिनर किया गया। उसके बाद आरिफ तो बाहर निकल गया। मुस्कान डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगी और साहिर उरुल एन को लेकर बैक साइड में आ गया। हम कहाँ आए हैं? साहिर के रुकने पर उससे सवाल किया। घर के बैक साइड पर। सामने चांद को देखते पीछे खड़े साहिर ने जवाब दिया और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हम्म, हम यहाँ क्यों आए हैं? और उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती बोली। ताज़ी हवा के लिए। हूर को लगा उसने जैसे उसके गर्दन से सांस खींची हो। वो सहम कर रह गई। मुझे सर्दी फील हो रही है। वो अंदर रूम में जाने के लिए घुटी आवाज़ से बहाने बनाने लगी, पर तब वो सुनसी हो गई जब साहिर का हाथ सिरकता उसकी नाजुक कमर के गिर्द आया और उसे अपनी मजबूत गर्म हसार में ले गया। वो खामोश सी रह गई और फड़फड़ा भी ना सकी। कोई देख, वो कहने लगी पर कह ना सकी जब उसके कांपते लबों पर उससे उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। यहाँ स्विमिंग पूल नहीं? उस गंभीर खामोशी से घबरा कर वो बोली। है? क्यों, तुम्हें स्विमिंग करनी है? साहिर के सवाल पर वो घबरा गई और नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। वो उंगलियां चटकती बोली। अच्छी बात है। तुम्हें अपने घर की हर चीज़ के बारे में मालूमात रखनी चाहिए। वो उसका रुख अपनी तरफ करता उसका चेहरा ऊंचा करके बोला। उरुलैन ने आंखें झपकी। उसकी भारी पलकें लरस रही थीं, जिन पर साहिर अपनी उंगली फेरने लगा। साहिर, क्या मैं नूर से बात कर सकती हूँ? उससे भराई आवाज से पूछा। साहिर ने उसका सर अपने सीने से लगाते उसके माथे पर बोसा दिया। हूर के दो आंसू फिसलकर उसकी शर्ट में जज्ब हो गए। क्या बात करना चाहती हो? हूर को लगा उसका सवाल कुछ छुपता हुआ है। मुझे याद आ रही है उसकी। मेरे पास सिर्फ एक ही बहन है, वो कहती उसके सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। साहिर की दी गई मोबाइल से वो ट्राई कर करके थक गई थी, पर हर बार साहिर के पास ही कॉल जाती, जिससे वो चिढ़ गई थी और अब उससे कहने का सोच लिया था। जब कह तो लिया था, पर सब टूटने पर वो रोने लगी। श्श, एन, रोना नहीं मेरा बच्चा। वो उसका चेहरा साफ करके बोला। वो रोते रोते उसके बच्चा कहने पर रोते रोते मुस्कुरा दी। तो क्या मैं आपका बच्चा हूँ? नाक उसकी शर्ट पर साफ करती वो बेहुदी से हंसी बोली, जैसे वो भूल गई थी कि सामने वाली शख्सियत कौन है। उसे याद था तो इतना कि उसने उसे बच्चा कहा। साई ने अपनी शर्ट को देखा। तुम मेरा बच्चा हो और जो होंगे वो हमारे बच्चे होंगे। उसकी खुशफहमी दूर करते वो बोला तो हूर के लफ्ज सुखड़ गए। मैं नूर से बात कर सकती हूँ ना? वो बात बदल गई और चेहरा मुड़ गई। कल कर लेना। मैं आरिफ से कह दूंगा, वो तुम्हें बात करवाएगा नूर से। पेंट की जेब से सिगरेट निकालकर उससे होंठों में दबाया और उसे लाइटर से सुलगाने लगा। इस तरफ क्या है? और कदम बाईं तरफ उठाती रात की रानी की खुशबू सूंघती हाथ से इशारा करती बोली। यहाँ एक खूबसूरत गुलाब है। साहिर उसे देखता बोला। हूर ने सर हिलाया पर समझ ना सकी इतनी खुशबू एक गुलाब की कैसे। आप शराब पीते हैं? वो करीब से फिजा में फूलों की खुशबू के साथ सिगरेट की बू सूंघती मुंह बनाकर पूछने लगी। नहीं। वो जवाब देकर उसके चेहरे के तासुरात देखते सिगरेट को पूर तले मसल दिया। तो सिगरेट तो पीते हैं ना? और क्या सिर्फ लोगों को मारते हैं, कोई काम नहीं करते? उसका दिल पता नहीं क्यों उसे जानने के लिए चाह करने लगा था और मजबूर होकर पूछने लगी थी।
मारता सिर्फ उन्हें हूं जिनके काम अच्छे नहीं होते। उसके दूसरे दोनों सवालों को नजरअंदाज करते वो बोला, तो आप क्यों सजा देते हैं? कानून? वो मजीद कुछ कहती, उससे पहले ही साइड ने उसे खींचकर अपने करीब किया और मुंह पर उंगली रख दी। यहां सिर्फ साहिर आलिम का कानून होता है मेरा बच्चा। तुम बहुत मासूम हो। मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी बात करो इसके बारे में। तुम सिर्फ हम दोनों के बारे में बात करो बस। उसके रुखसार की नरमाहट को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस करते वो सर्द लहजे में ऐसे बोल रहा था जैसे वार्निंग दे रहा हो। हूर की इस अचानक हमले से चीख निकलते निकलते रह गई और वो फटी आंखों से उसे देखने लगी। साहिर उसके कामते लबों को देखते उसकी पहली आंखों में देखने लगा और खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं एन। हमारे रिश्ते को हकीकत में तस्लीम कर लो। गंभीर आवाज और उलैन की समातों से टकराई तो वो अपने खुश लबों पर जुबान फेर गई। दफातन साइड ने उसे बाजू में उठा लिया और वापस अंदर की जानिब चल पड़ा। उसके लंबे लंबे कदम अपने रूम की तरफ थे। मासी वो खुली आंखों से छत को घूर रहा था। उसके जिस्म के हर हिस्से में दर्द की शिद्दत से टीसें उठ रही थीं और वो साकित पड़ा था जैसे एक मुर्दा वजूद हो। कुछ देर बाद उसके गले में शदीद प्यास की वजह से चूंटियां काटने लगी थीं। उसने अपने दुखते जिस्म को हरकत देकर जरा सा सर मोड़ा और पूरे उस तहखाने को देखने लगा। कहीं से भी कोई भागने की जगह ना थी। ऊपर बनी दीवार में छोटी सी खिड़की से सूरज की रोशनी जाली से आ रही थी जिससे वो यहाँ वहाँ देख रहा था और उसे याद आया कि यहाँ उसके अलावा दूसरे भी तो बच्चे थे, वो नहीं थे अभी। सोचते हुए उसकी नज़र एक कोने में रखे पानी के मटके पर पड़ी और उसके ऊपर ग्लास रखा था। साहिर ने शुक्र खुदा का करते उठने की कोशिश की पर उसके जिस्म ने जैसे जवाब दे दिया। उसने प्यासी नजरों से उस पानी को देखते सूखे पंजर जैसे लबों पर जुबान फेरी और नाचार अपनी कोहनियों और पाँव की मदद से खुद के मुर्दा जिस्म को घसीटते उस कोने की तरफ गया और आहिस्ता आहिस्ता दीवार को सहारा लेकर उसके साथ अपनी दुखती कमर टिका कर बैठ गया। इतने में ही उसकी पूरी ताकत उसका साथ छोड़ चुकी थी और वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। पर वो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था, बहुत लंबी जिंदगी। साहिर ने अपने कांपते हाथ उठाकर ग्लास को छुआ और उसे छूते जैसे जिस्म में जान आ गई। उसकी ठंड बुखार में तपते वजूद पर एक सर्द लहर की तरह महसूस हुई और आहिस्ता से पानी का ग्लास भरा। कांपते हाथों से छलकते पानी को अपने मुंह से लगाया। पानी के एक कतरे को अपने गले में उतारते हुए उसे आज पानी की अहमियत मालूम हुई तो लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। आज अगर उससे कोई पानी की अहमियत का पूछता तो वो किताबें पढ़ लेता पर उसकी अहमियत ख़त्म ना हो पाती। वो एक गिलास पानी पीकर दूसरे गिलास भरता अपने बुखार से तपते वजूद पर डालने लगा। सर से लेकर वो पाँव तक भीग गया तो उसे कपकपी होने लगी। देखो तो मेरा शहजादा कैसे कांप रहा है। ए सिम्मी, कहाँ है तू? तौलिया लेकर आ जल्दी। करब भरी भूरी आंखें जमीन पर उसके जिस्म से निकलते सुर्ख पानी को देख रही थीं तो एक परेशान फिक्र में डूबी आवाज़ उसके कानों से टकराई और अगले ही पल वो चीख चीख दाढ़ी मारने लगा कि पूरा तहखाना गूंज उठा उसकी चीखों से। वो गला फाड़ कर रोने लगा कि उसके गले में खराशें पड़ गईं पर दर्द कम होने के बजाय और बढ़ रहा था। सिम्मी कहाँ हो? सिम्मी, अपने भाई को जवाब दो सिम्मी। वो घुटनों के बल सामने खिड़की की तरफ बैठकर बुलंद आवाज में पुकारते शिद्दत से रो रहा था कि उसकी चीखें उस तक पहुंच जाएंगी और वो दौड़कर उसके पास पहुंच जाएगी तो फिर वो उसे छुपा लेगा। उसकी चीखों पुकारों पर बाहर पहरा देते आदमी गन के साथ अंदर दाखिल हुआ और उसे होश में देखकर वापस चला गया। साहिर ने दरवाजे के खुलने पर भीगे सूजे चेहरे से पीछे देखा। वो देख रहा था जब दो आदमी अंदर दाखिल हुए। चल आजा, गला खराब ना कर। आगे चीखने और रोने का बहुत मौका मिलेगा, फिर अपना ये शौक पूरा कर लेना। उससे घने शहद रंग बालों को मुट्ठी में जकड़कर घसीटते वो बोला तो साइड चीखता गिरता पड़ता उसके साथ हुआ। उसे जाते ही तहखाना बंद हो गया और उसे एक ट्रक में दूसरे लड़कों के साथ फेंक दिया गया। बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। कुछ ही देर में ट्रक स्टार्ट हुआ और चलने लगा। उस सब अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगे तो कोई समझ नहीं की और ये जो खूब अंधेरा गाड़ी में फैला था उस तहखाने से निकलने के बाद उनकी ज़िंदगी में फैल गया। गाड़ी चलती रही और उसकी ज़िंदगी तारीख होती गई। वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने घर, अपनी गली से बहुत दूर निकल गया और वो एक नहीं बहुत से ऐसे लड़के थे उसके साथ जिनकी ज़िंदगी ऐसे ही वीरान वहशत भरी इज़्ज़तनाक हो गई थी। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद
ट्रक एक जगह रुका और उसका दरवाज़ा खोला। सब सहम कर दूर हुए। जब दरवाज़ा खोलने वाला आदमी राइफल कंधे पर डाले अंदर दाखिल हुआ और उन्हें बालों से पकड़कर नीचे किसी बेजुबान जानवर की तरह नीचे फेंकने लगा। उनके पाँव में न जूती थी न जिस्म में हिम्मत। सब उसकी तरह बुरी हालत में थे। चलो आगे बढ़ो। उन्हें पुश से धक्का देते सामने बड़े से गेट की जानिब इशारा किया। आसपास घना जंगल था और सामने सफ़ेद दीवारों के बीच ब्लैक गेट, जिसके पास 2 लंबे तरंगे काली शक्ल वाले आदमी गन पकड़े खड़े थे। साइड वालों के साथ भी 4-5 आदमी राइफल के साथ थे और वो उनके मुसलसल धक्का देने पर आगे बढ़े। क्या हम मरने वाले हैं? खामोश बेहिस बनकर चलते साइड के पीछे लाइन में आते लड़के की सरगोशी हुई। हम कब के मर चुके हैं। साइड ने तल्ख हकीकत में कहा। उस लड़के के आंसू निकल आए। मेरी माँ। पीछे से सरगोशी हुई ही थी कि पास चलते आदमी ने उसके बालों से पकड़कर सर ऊंचा किया। खामोश, आवाज नहीं। गुर्राते साइड को आगे दरवाजे के अंदर धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा। गेट के अंदर दाखिल होते उन्हें दाएं बाएं जानिब बनी छोटी सी शीशे की केबिन के सामने लाइन में खड़ा कर दिया गया और एक के बाद एक को अंदर भेजने लगे और अंगूठे पर कट देकर उनके खून की बूंद एक तख्तनुमा जगह पर रखते और जिसके सामने बड़े से लगे कंप्यूटर में ग्रीन चेक का निशाना था उसे एक तरफ किया जाता और जिसकी खून रखकर कंप्यूटर पर रेड निशाना था उन्हें दूसरी तरफ किया जाता। और साहिर समझ गया कि ये चेक कर रहे हैं कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं, और ये भी समझ के आ गया कि ये एक छोटी शार्क के मुंह में नहीं, बड़ी सी नदी में मगरमच्छ के दांतों में आ गया है। उसकी बारी आई तो उसका अंगूठा आगे करके उस पर कट दिया गया। जब उसमें से सुर्ख लहू निकला तो उसकी बूंद उसकी ब्लड चेकिंग मशीन पर रखा। साहिर के दिल में शिद्दत से दुआ निकली कि उससे भी कोई बीमारी हो और स्क्रीन पर सुर्ख निशान आ जाए कि उन्हें देखने और समझने में गलती ना हो। पर ऐसा ना हुआ और वो साकित उसे देखता रहा जहाँ ग्रीन निशान आ गया था। सो गया क्या? काली उसे कंधे से पकड़कर दूसरी तरफ करते वो आदमी खूंखार नजरों से देखकर बोला। उन 20 लड़कों में से 4 लड़के वो थे जो वहीं रुक गए और बाकी 16 लड़कों को वहां से निकालकर आगे ले गए। एक जेल नुमा कमरे में उन्हें डालकर उनके सामने खाना रखा गया। ये शुक्र था, उन्हें याद था कि वो भूखे हैं। खाने को देखकर उन सब की भूख चमक उठी और खौफ डर को कुछ देर भुलाए वो सूखी रोटी और पानी नुमा दाल को चिकन कोरमा समझकर जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। साहिर भी कोई फिल्मी हीरो ना था, ना एक ख्याली किरदार जो खुद को ताकतवर मजबूत दिखाने के लिए अपनी भूख प्यास को मार देता। वो भी उन आम लड़कों जैसा था, एक कम उम्र 15 साल का लड़का। वो भी उनके साथ खाने पर टूट पड़ा। यहाँ से भागने की कोशिश या कोई ये सोच भी ना लाए, वरना उनका अंजाम वो होगा जिसका तुम लोग सोच भी नहीं सकते। खाने के बाद उन्हें बहुत सारी बातों से डराया गया कि कोई भागने की कोशिश ना करे। अगर भाग भी गया तो आगे जंगल में ऐसे जानवर हैं जो तुम लोगों को टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। क्या ये इंसान के रूप में हैवान कम थे जो इन्हें उन बेजुबान जानवरों से डराया जा रहा था? साहिर ने सोचा और हंस पड़ा। आज की रात वो सब थके हुए थे और खौफ और वहशत, कल क्या होगा, सब सोचों को अपनी मुट्ठी में फोड़ कर वो उन पर सर रख कर सो गए। उसके चेहरे से तकलीफ की टीसें उठ रही थीं और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो खामोश सा आंखें खोले पड़ा था। सुबह के उजाले के साथ उसके नसीब का अंधेरा भी बेदार हो गया। चीखें थी या आसमान को छू रही थी। जुल्म की इंतहा थी। अजियत पसंद हैवान थे उनके सामने और बारी बारी लाइन में खड़े एक के बाद एक कांपते आगे बढ़ रहे थे और साहिर कद में बड़ा होने से सबके पीछे था। अंग्रेजी हुरूफ रख दिए जाते और उनकी खाल के चलते रूह कांप जाती। बीके उनकी कलाई के आगे की तरफ चलता सुर्ख लोहे की और वो चीखें मुंह से निकल दूसरों के दिल दहला जाती। बीके हुर्फ छप जाता। उसकी भी बारी आई और उसकी कलाई को आगे करते चीखें उसकी भी निकली थीं, पर उससे दूसरा हाथ मुंह पर सख्ती से जमा दिया कि उसके चेहरे से खून निकलने लगा। ले जाओ इन्हें। उसके चेहरे से निकलते खून को नजरअंदाज करते उन्हें एक तरफ धकेला और वो सब रोते अपनी कलाई पकड़े घसीटते जा रहे थे। कुछ ही देर में सब फासले पर तपती जमीन पर वो नंगे पैर भाग रहे थे, अपनी अपनी जिंदगी को मुट्ठी में दबोचे, और भाव भाव करते ब्लैक डॉग्स उनके पीछे थे। ये था उनकी तैयारी का पहला स्टेप, भागना।
मौत को पीछे छोड़कर। पीछे मौत है और आगे बढ़ना है, खुद को बचाना है, जान लगाकर, बगैर हालत की परवाह किए। अचानक उनके पीछे चीखें गूंजी और सबने भागते करतर मुड़कर देखा तो एक ब्लैक डॉग के नीचे लड़का था जो शायद गिर गया था, जो खुद को बचाने की नामुमकिन कोशिश करते हाथ पैर चला रहा था, पर जो खून की सुर्ख लकीर जमीन पर आई थी उसने उन सबकी टांगों में बरखी भर दी। उन्हें नहीं मालूम था कितना भागना है, पर सिर्फ भागते रहना है। मौत को पीछे छोड़कर हामते कामते भागो, वरना मौत अपने पर फैलाए आ रही है। वो भाग रहे थे और पीछे उस नीचे पड़े लड़के को उठाकर गाड़ी में डाला गया और वो कुत्ता अब उनके पीछे भागने लगा, जैसे उसे भी ट्रेनिंग दी गई हो डराने की। बुरहान और इंस्पेक्टर अरमान हाथ में गन लिए शकील नामी आदमी के पीछे भाग रहे थे। रुक जाओ शकील, वरना मैं गोली चला दूंगा। बुरहान गुर्रा कर बोला, पर शकील ने अपने पैरों में और तेजी लाई। उसे भागना था कैसे भी करके, एसपी की पहुंच से दूर। बुरहान को जब दूसरे बच्चों का मालूम हुआ कि वो जेर इलाज हैं, वो और अरमान जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां से उन्हें लाने वाले का पूछा, पर नाम पता ना मिला। नाम की जगह कंप्यूटर में नामालूम शो हो रहा था और फिर उन्हें वहां से सबूत मिला जहां शकील नामी आदमी ने गलती की थी। सीसीटीवी फुटेज में गिरे बच्चों को उठाते शकील की शक्ल सामने आ गई थी और बुरहान उसे ढूंढते उसके घर तक पहुंच गया था। घर में उसकी माँ, बीवी और दो बेटियां मौजूद थीं। बुरहान और अरमान को अपने दरवाजे पर देखकर शकील ने सामने से आते रुक गया और फिर समझते कदम पीछे की जानिब उठाए और उनकी नजरों से न बच सका। और फिर वो आगे था और बुरहान अरमान उसके पीछे। उससे गली में दाखिल होते देखकर अरमान उसके पीछे था और बुरहान दूसरी तरफ से घूमकर आया उसके सामने। स्टॉप रनिंग शकील। गन पॉइंट उसके माथे पर रखकर बुरहान दौड़ा और पीछे से अरमान आ गया। बीस्ट क्या आदमी हो। उसे गले से पकड़कर उसने गुर्रा कर पूछा। शकील बेखौफ आंखों से उसे देखने लगा, अलबत्ता भागने से उसका सांस फूल गया था। मैं कुछ पूछ रहा हूं। बुरहान ने उसे खामोश देखकर उसके चेहरे पर वार किया। नहीं बताऊंगा। कहते शकील ने अचानक से उसे धक्का देकर भागा। बुरहान ने गिरने से उसको बचाकर एकदम पलटकर उसकी टांग का निशाना लिया। फिजा में ठाक की आवाज के साथ शकील टांग पकड़ते आह करता नीचे गिरा और बुरहान अरमान भागकर उस तक पहुंचे। पुलिस की गाड़ी को सामने आते देखकर शकील ने अपनी कोशिश तर्क कर दी और खुद पर तान कर खड़े अरमान की गन को अचानक से अपने दिमाग पर रखा। इससे पहले बुरहान कुछ करता, उसकी इस हरकत को भागने की कोशिश समझते अरमान एकदम ट्रिगर को दबाया और फिर दूर दूर तक सड़क पर खून और दिमाग के सुर्ख छोटे छोटे टुकड़े फैल गए। डैम फूल, क्या किया तुमने। बुरहान ने साकित खड़े अरमान को धक्का देते शकील को देखा। वो नीचे साकित वजूद होकर गिर गया था। सर, मैं समझा भाग रहा है। अरमान ने हकलाते कहा और फटी आंखों से देखने लगा उस चालाक इंसान को। ओह शिट। शकील की फटी आंखें आसमान को तकती पाकर और सड़क पर खून को देखकर उससे अपने हाथ पर पंच मारा। अब खड़े क्या तक रहे हो, एम्बुलेंस को कॉल करो। अपने बालों में हाथ फेरते उससे बेबसी से कहा तो अरमान जल्दी से मोबाइल निकालने लगा। कहाँ आकर बच के बीस्ट, मौत से 2 कदम पर। अपनी गाड़ी में बैठते उससे स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। क्या करता फिर रहा है ये लड़का। रिमोट कंट्रोल टेबल पर फेंकते। कमाल साहब, एलईडी पर चलती आज की न्यूज़ में बुरहान का बयान। 20 के आदमी शकील की मौत को सुनते दहाड़े पास बैठे खामोशी से उन्हें देखते। दाद ने उन्हें देखा। क्या जरूरत है उसे 20 के कामों में टांग अड़ाने की। जब दूसरा डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं उठा रहे तो वो क्यों पागलों वाली हरकतें कर रहा है। पास बैठी आसिया को कहते उसने दांत पर खुरी डाली। मैं कहती हूँ शादी करवा दे। जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आएगी तो ऐसे दामाद उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। आसिया बेगम बोली। कमाल साहब सोच में पड़ गए। वो हाथ आए तो ना, पता नहीं क्या समझने लगा है उसको। बाप को आंखें दिखाने लगा है अब। वो भरमी से बोले। और तुम क्या टीवी स्क्रीन को घूर रहे हो। कब खत्म हो रही है तुम्हारी पढ़ाई। अब की बार उसका रुख दांत की तरफ था, जिससे मुस्कुराते हुए कान खुजाया। जल्द। क्यों, मेरी भी शादी करवा रहे हैं। वो शरारत से बोला। मैं चाहता हूं तुम अब मेरे बिजनेस में हाथ बटाओ। कब तक मैं यूं आलसी गधे की तरह पड़े रहोगे बाप के पैसों पर। अपने सवाल के बदले कमाल साहब के जवाब पर उसका मुंह बन गया। नेक्स्ट मंथ फाइनल है। वो कहकर लबू से कप लगा गया। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हैं दाद, इस सर में दर्द है तुम्हें। पास बैठी आसिया बेगम ने उससे घने बालों को पीछे करते उसकी पेशानी को छुआ। हाँ, बस थोड़ा बहुत।
वो आंखें पल को मूंद कर बोला, तुमने बताया नहीं पहले मुझे, इतनी देर से खामोश बैठे हो। चलो यहाँ से, मैं सर में मसाज कर देती हूँ, शायद कम हो जाए, फिर सोने से पहले दवाई खा लेना। आसिया बेगम परेशानी से बोली तो दांत मुस्कुरा दिया, उठ खड़ा हुआ, अलबत्ता कप मुंह से ही लगा था जिससे चुस्कियां ले रहा था। कद काट निकाल लिया पर अकल अभी भी घुटनों में है इस गधे की। कमाल साहब ने उसकी हरकत पर नागवारी जाहिर की। माशाल्लाह, मेरे दोनों बेटे खूबसूरत और अक्लमंद हैं। आप तो बस कोई मौका जाने ना दे हाथ से, यही तो उम्र है इनकी। आसिया बेगम ने मोहब्बत पाश नसों से दांत की लंबी चौड़ी पूछ को देखते कमाल साहब की बात का बुरा मानकर कहा, हाँ, यही उम्र है तो दोनों के मुंह में दूध वाली बोतल डाल दो, पीते रहेंगे। कमाल साहब बुरहान की हरकत पर सख्त परेशान थे। तभी आसिया बेगम की बात पर गुस्से से बोला, सीढ़ियां चढ़ते दांत का बुलंद बांग कहका गूंजा। अम्मी, आ जाएं। आज अब्बा साहब का मूड कुछ अच्छा नहीं। उससे मुड़कर कहा तो आसिया बेगम मुंह मोड़कर चली गई। गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। साहिल समुद्री किनारे पर रखे बेंच पर बैठी मुस्कान ने जब पास बैठे वजूद को देखा तो आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, तुम साहिर के आते ही निकल आई, क्यों? दूर दूर तक नीले पानी की लहरों को देखते उससे कहा, रात के 8 बज रहे थे और वो इस वक्त अकेली यहाँ बैठी थी। क्या? आरिफ ने पूछा। तुम शर्मिंदा हो? मुस्कान ने आंखें सुकेड़ कर पूछा। ओ, वो भला क्यों? आरिफ ने तंसिया हंसकर पूछा। तो फिर दफा हो यहाँ से। उसे गुस्से से उसे कंधे पर जोर देकर पीछे की जानिब धक्का देते कहा। मैंने गलत तो नहीं किया था, सुतेलू में ये होता रहता है। आरिफ ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लगाया। मुस्कान ने घूर कर देखा तो वो हंस पड़ा। मुझे इज्जत और पहचान चाहिए। मुस्कान ने उसे कंधे पर सरकते कहा। इज्जत तो मैं तुम्हारी करता हूँ, साहिर करता है, अलिफ करता है, हो नूर सब करती हैं। और पहचान, वो तो जाहिर है प्लेट में तुम्हें नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बालों पर हाथ फेरते वो बोला तो मुस्कान ने उसे देखा। कैसी मेहनत करूं आरिफ? मामा और भाई ने पढ़ने तो दिया नहीं। वो कर्ब से बोली। कैसी बातें करती हो? तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारे नाम की डिग्री हासिल करना बड़ी बात है क्या? उसे सर पर चिपट मारकर कहा तो मुस्कान मुंह बना गई। फिर वही गुंडागर्दी, और मैं क्या सिर्फ अंगूठा मारती रहूंगी डिग्रियों पर? हाँ तो क्या, जो आता है वो फखर से करो, अगर कोई टोके तो मुंह तोड़ कर रख दो। आरिफ ने पंच दिखाते कहा। मुस्कान नाक सुखेड़ कर रह गई। भला ऐसे पहचान मिलती है? ये तो वही हुई मुस्कान। उससे बुरा मानकर कहा। अच्छा तो एक और रास्ता है। आरिफ पुरसोच सा बोला। क्या? मुस्कान जल्दी से पूछने लगी। कोई अच्छा सा मासूम खुदा की काइन जैसा लड़का देखकर तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूँ, बहुत सिंपल। उससे कहा तो मुस्कान कहकर लगा उठी। खुदा की गाय जैसा क्यों? वो मुस्कुराती बोली। वो इसलिए था कि मेरी हुंडी बहन के सामने मुंह ना खोल सके और हर वो काम बगैर चू चरा के करे जो तुम हुक्म करो। वो हंस से बोला तो मुस्कान आंखें घुमा गई। हवा की लहर पर उसके गोल्डन बाल उड़कर उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो उंगली की मदद से कान के पीछे कर रही थी। पास दूसरे बेंच पर बैठा वजूद उनकी बातें सुनता मुस्कान को देख रहा था। वो शॉर्ट शर्ट और पेंट में, गले में ब्लैक हमेशा की तरह स्कार्फ पहने, आरिफ के कंधे पर सर रखे बैठी थी। चलें? कुछ देर खामोशी के बाद आरिफ खड़ा होते बोला, नहीं, मुझे यहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा है, कुछ देर बाद आ जाऊंगी। उससे नफी में सर हिलाकर इनकार किया। आरिफ ने आसपास मौजूद लड़कों को देखा। नहीं, फिर कल आ जाना, अभी चलो मुझे कुछ काम से जाना है। आरिफ संजीदगी से खोया हुआ। डोंट वरी, मेरे पास गन है। उसके चेहरे की तासुरात नोट करते वो बेसारियत से बेल्ट में लगी गन पर हाथ रखकर बोली। फिर भी मिस्सी। वो कुछ परेशान सा हुआ। जाओ, वरना यही गन मैं अपने दिमाग पर रखकर ट्रिगर नहीं दबाऊंगी। वो गुस्से से बोली तो आरिफ उसके डायलॉग पर हंस पड़ा। अच्छा, ये लो गाड़ी की चाबी, जल्दी लौट जाना, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। कि उसकी हथेली पर रखते वो बोला तो मुस्कान ने सर हिला दिया और देखने लगी कि कब दफा हो गए। आरिफ घूर कर वहां से चला गया और मुस्कान बेंच की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें मूंद गई। उसे महसूस हुआ कोई उसके पास बैठा है और हवा के झोंके के साथ एक मखसूस परफ्यूम की खुशबू उसके नथनों से टकराई तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। भला वो यहाँ कैसे होगा? वो मध्यम सा बड़बड़ाई और आंखें मूंदे पड़ी रही। अगर पहचान मैं तुम्हें दूं तो बदले में मुझे क्या दोगी? गंभीर आवाज पर मुस्कान ने उछलकर आंखें खोली और सामने करीब बैठी उस हस्सी को देखने लगी। एक बार पलके झपकी, दूसरी, फिर तीसरी। वो ख्वाब नहीं हकीकत था। वो उसके सामने मौजूद था।
एक अनोखी मुनफरिद ऑफर के साथ उसके सीने में मौजूद मोहब्बत का पंछी धक धक करते पिंजरे को तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था और बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, सहरसत सी। बुरहान की रोशन आंखें उसके तासुरात नोट कर रही थीं। क्या देना पड़ेगा? मुस्कान ने पूरी तरह खुद को संभालते अबरू उचकाकर का पूछा, और वो इस अदा में इतनी प्यारी लग रही थी कि बेसाख्ता बुरहान ने नजरें फेरी। अलबत्ता उसके चेहरे पर एक मखसूस मुस्कुराहट आ गई थी। गवाही 20 के खिलाफ। उसकी बात पर मुस्कान जो उसके चेहरे को देख रही थी कहका लगा उठी। बुरहान ने उसके कहका लगाने पर नागवार नजरों से देखा। मैंने कोई मजाक नहीं किया मिस मुस्कान। वो अपनी आवाज़ में कराहती छुपा नहीं पाया। मुस्कान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकते संजीदा होने की पूरी कोशिश की। पर मुझे तो एसपी साहब मजाक ही लगा। वो फिर खिलखिला पड़ी। है जो भी था, मेरा मूड अच्छा कर गया। और उठकर खड़ी हुई। बुरहान भी आंखों में गुस्सा लिए उठ खड़ा हुआ। हवा के दोष पर उड़ते मुस्कान के बाल उसके कंधों से मिस हो रहे थे। और बुरहान ने पेन की जेब में हाथ फंसाकर इस्तफसार किया। और ये कि हमको गद्दारी की पहचान नहीं चाहिए साहब। हम नमक हरामों से नहीं, नमक हलालों में से हैं। वो इत्मीनान से अपनी जुबान में कहती बाल झटक कर उंगली की रिंग घुमाती आगे बढ़ी। उसके मुंह में मौजूद बबल उसके एटीट्यूड को और अलग बना गया। पर बुरहान को उसके एटीट्यूड पर मजीद तहश आया। उसका इस नाजुक सी लड़की के रंग ढंग पर गुस्से से चेहरा लाल हो गया। क्या थी वो उसके सामने? चूंटी नुमासी की चुटकी में मसल कर रख देता। वो गुस्से से आगे बढ़ा और एक झटके से मुस्कान के बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। और वो इस अचानक अवतार पर हैरान से गिरते गिरते पलटी। खुद को संभालने के लिए सीधे उसके सीने पर हाथ रखा, पर उसके बावजूद फासला था दोनों के बीच। और वो फासला रखने वाली चीज़ मुस्कान के हाथ में मौजूद गन थी, जो दोनों के बीच दबकर बुरहान के सीने पर रखी थी। यह अमल उससे बड़की से तेजी से किया था। मुस्कान ने गुस्से से अपने बाजू पर उसकी गिरफ्त देखी। ये क्या बेहुदा हरकत है एसपी? वो हुर्रा कर बोली। पर बुरहान की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई और उसकी सख्त पकड़ पर मुस्कान ने भी गन पर गिरफ्त सख्त करते उसे बुरहान के सीने पर जोर दिया। बुरहान उसकी हरकत पर महसूस होते मुस्कुराया और अपने दूसरे हाथ से अपनी गन निकालकर पीछे से उसकी कमर पर रख दी। मुस्कान की आंखें फैल गईं। पागल हो गए हैं? वो चीखती खुद को छुड़वाने की लगी पर नाकाम। हिलना मत वरना यहीं पड़ी रहोगी। गन का कुछ दबाव डालते वो बोला तो मुस्कान ने तंसिया मुस्कुराई। मैंने भी खिलौना नहीं पकड़ा हाथ में एसपी। आसपास जो चंद लोग मौजूद थे उन्हें ऐसा लगा था वो कोई न्यू कपल थे, पर असल में दोनों एक दूसरे को मारने की फुल कोशिश में थे। मैं ना सुनने का आदी नहीं। मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में ही चाहिए, फिर चाहे पहचान के बदले कुछ और मांग लो। मैं काफ़ी सखी तबीयत का मालिक हूँ। उसकी आंखों में देखते वो बोला। मुस्कान हंसी। अच्छा मजाक कर लेते हैं। लगता है आपने मेरी सैड मूड को काफ़ी सीरियसली ले लिया है, पर आपको अब बता दूं, मेरा कोई मूड नहीं आपके सड़ू जोक्स को सुनने का। वो आंखें घुमाती बोली। बुरहान ने सबसे दांत पीसे। तुम खुद को काफ़ी तोप चीज़ समझती हो जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसे झंझोड़कर नीचे आवाज में बोला। कोई शक और आपकी इत्तला क्लियर से हम दुश्मनों से सौदा नहीं करते। वो बिल्कुल अपने दिल से अनजान बन गई थी और उसकी आंखों में इत्मीनान से देखते बेखौफ होकर बोल रही थी। ज़्यादा ही इतराने लगी हो उस सईर आलिम के बलबूते पर। याद रखो, कुछ वक्त, सिर्फ कुछ वक्त की बात है, फिर उस सईर आलिम की जड़ सर से ही काट दूंगा। वो उसके चेहरे पर धारने लगा था और मुस्कान उससे इतने करीब चेहरे सुर्ख नकोश को देखती सोच रही थी कि क्या खुशफहमियां है मेरे एसपी साहब की। ख्वाब देखो एसपी, जरूर देखो, हक है तुम्हारा, बल्कि सबका। पर खुली आंखों से मत देखो क्योंकि मुंह के बल गिरोगे। वो एक झटके से बगैर अपनी जान की परवाह किए उसे खुद से दूर धक्का देती और अलग होती तंसिया बोली। उसके लफ्जों ने बुरहान का चेहरा सुर्ख कर दिया और वो कुछ फासले पर खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखते मुठियां भींच गया, जो सिर्फ देखने में ही नाजुक थी। उसकी आंखें बहुत बड़े राज छुपाए बैठी थीं, जिनसे वो नावाकिफ था और उसे कोई इंटरेस्ट भी ना था उसमें। वो तो बस उसे जज्बाती समझकर ऑफर दी थी, पर कई बार जो देखने में आते हैं वैसे होते नहीं। जैसे ये लड़की एक पहेली सी। चलती हूँ और यकीनन अगली बार हमारी मुलाकात अच्छी जगह होगी, अच्छे टॉपिक पर। दो उंगलियों से सलाम पास करती वो कहकर मुड़ी और कुछ फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी में जा बैठी। गाड़ी स्टार्ट करते उससे एक मुस्कुराती नजर बालों में उंगलियां फंसाए बुरहान पर डाली और वहां से तेजी से निकल गई। उसे अभी भी खुद पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थी।
जो उसके किसी भी जुमले के अदा करने पर आंखों में लहू और नाक से गर्म आग जैसी सांसें निकलती उससे टकराती। वो आप देखो एसपी, जरूर देखो, हक है तुम्हारा, बल्कि सबका, पर खुली आंखों से मत देखो क्योंकि मुंह के बल गिरोगे। कानों में गूंजते उसके लफ्जों ने जैसे बुरहान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ सी दिया हो। इस दुश्मन से सौदा ना करना, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मुस्कान मैडम। गाड़ी स्टार्ट करते वो बड़बड़ाया। बहुत अच्छे से खेले हो साहिर, अब मेरी बारी, देखो मैं क्या करता हूँ। तंजिया मुस्कुराते उससे सोचा और गाड़ी सड़क पर डाल दी। वैसे मुझे आज तुम पर फख्र हो रहा है। आरिफ ने साथ बैठी मुस्कान को देखते कहा तो वो शाहाना अंदाज से मुस्कुराई। साहिर ने भी मुस्कुराते उसे देखा। मुझे तुम्हारे फार की नहीं, साहिर की कहने की जरूरत है। वो साहिर को देखकर बोली तो आरिफ ने आंखें घुमाई। खुश फहमियाँ तो देखो मैडम की। वो तंजिया बोला तो मुस्कान ने गुस्से से उसे घूरा। इसमें उर्दू की तरह तंज करने की क्या जरूरत है? ये हकीकत है। साहिर को मुझ पर फख्र होना चाहिए। मैं उसकी जांबाज साथी हूँ। उससे गर्दन अकड़ा कर कहा। तो साहिर के साथ बैठी हूर मुंह खोल कर रह गई। मतलब ऐसा भी क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया मैडम मुस्कान ने कि उसे साहिर की दाद की जरूरत थी। उसका दिल किया इस वक्त उसकी आंखों में नूर होता तो सामने वाले की शक्ल देखती कि वो कैसी है, कहीं बहुत हसीन तो नहीं। उसके नखरे, बात करने का अंदाज, शरारती लहजा, वो गुस्से से अपने हाथ मरोड़ने लगी। काश साहिर और आरिफ मौजूद ना होते तो वो उसका मुंह नोच लेती। उफ, मैं ही क्या सोच रही हूँ। अचानक वो खुद की ही सोच पर शर्मिंदा हुई। क्या वो साहिर को पसंद करती है? उसके दिल से जलन भरी आवाज़ उभरी तो उसे नाखून मुसब से हथेली में गाड़ दिए और मुझसे सिसकारी आने पर लब भींच गई। पता नहीं वो किस बात की दाद चाहती थी साहिर से, जो शायद बहुत बड़ी बात थी जिस पर साहिर भी खामोश था। और हूर का दिल कर रहा था साहिर उसके फ्री होने पर मुंह पर थप्पड़ मार दे। इतने दिन साथ रहते उसने साहिर को सिर्फ खुद तक ही महदूद देखा था। अगर कोई बात करता भी तो उसकी गैर मौजूदगी में करता होगा। और आज सुबह नाश्ते से लेकर अब तक वो चिड़िया की तरह चहक रही थी और उसे लगा वो जानबूझकर साहिर की तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही है। उसे महसूस हुआ उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है और दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? उसकी हथेलियां पसीने से नम होने लगी और घबराहट भी हो रही थी, जैसे सांस बंद हो रहा हो। और एक तहश का आलिम था कि बाहर आने को मचल रहा था। वो क्या कर रही है और क्या करने वाली है, ये सोच से आज़ाद हो रही थी। सहीर, आप बता नहीं मुस्कान अभी बोल ही रही थी जब हूर ने पास पड़ा अब कुशन अपनी मुट्ठी में भींचा और खींचकर अपने सामने मारा। सहीर, मुझे जाना है। कुशन फेंकते वो शीही और वहां मौजूद सहीर, आलिम, आरिफ, मुस्कान सब उसके अचानक रद्दमल को देखते उसे देखने लगे।